बड़े गुरुकुलम बनाने जा रहा है और इस गुरुकुलम का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बाबा रामदेव भी शामिल हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। इसे बनने में 500 करोड़ की लागत आएगी। 7 मंजिले भव्य पतंजलि गुरुकुलम में करीब 1500 छात्रों के रहने की व्यवस्था भी होगी और योगी गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि यह पतंजलि की ओर से तीसरी बड़ी क्रांति होगी। तो 500 करोड़ की लागत से भव्य बनकर तैयार होगा गुरुकुल। 1500 बच्चे इसमें शिक्षा ले सकते हैं। तीसरी क्रांति की बात कही गई है बाबा रामदेव की तरफ से। मुख्यमंत्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही मोहन यादव मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत किए। केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए। उत्तराखंड हरिद्वार में बड़े पैमाने पर यह गुरुकुल खोलने की व्यवस्था की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्ति मेहुलू के भजन के मुरीद हो गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, स्वस्ति जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। पीएम मोदी लगातार भगवान राम से जुड़े भजन को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वस्ति जी के भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से और मन को भावों से भर देता है। बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला का होना है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी भगवान राम के भजनों को ऐसे ही ट्वीट करते रहते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं इस मौके पर जनकपुर यानी कि मां जानकी के घर से बड़ी संख्या में उपहार अयोध्या आया है। 5000 से ज्यादा उपहार लेकर 3 ट्रकों में जानकी मंदिर के महंत रोशन दास और नेपाल के जनकपुर के मेयर के नेतृत्व में करीब 1000 जनकपुरवासी अयोध्या पहुंचे हैं। भव्य मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में बधाइयां गा रहे हैं, नाचते नजर आ रहे हैं। 3 ट्रकों पर यह सामान अयोध्या पहुंच चुका है। सारा सामान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव को सौंपा जाएगा। इसमें जो हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का जो विधिवत नियम से जो होता है, भार का जो बेटी को लोग करते हैं, वो सारे जो है से नेवा निष्ठान पकवान सारे जितने चूरी करनी सिंदूर जितने लो है वो सब जो है से इसमें आया गया। देखिए, सबसे पहले तो हम जो है से मिथिला धाम को, जनकपुर धाम की जय श्री राम कहेंगे और हम सबसे पहले इस देश के भारत के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि न कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अविलंब न एकु। देखिए, ये भारत वर्ष जो है से योगियों से संचालित किया गया है और ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। क्या सामान है प्रतिष्ठा के मौके पे आप सामान लेके आए हैं? इसमें आपको सबसे पहले जो है से पकवान है और हमारे माँ बन के 16 श्रृंगार होता है, वो 16 श्रृंगार है। इसमें सोने और चांदी है और जैसे सोने चांदी का लोटे छिपे है। हमारे लिए राम हमारे जनकपुर के लिए दामाद है। तो दामाद का घर बन रहा है तो जनकपुर से स्वाभाविक है कि सनेश आएगा। जो घर है, घर में जो कार्य होता है, जो कपड़ा लता, जो जैसे कि आपका चाहे हमारा बेटी का चाहे दामाद का घर होता है, घरवास जो होता है, उसमें जो सामान जाता रहता है, उसके हिसाब से हम सब लेके आए हुए हैं। भगवान राम को अपना दामाद मान करके जनकपुर के लोग ये उपहार लेकर आए हैं। क्या है इसमें, आप क्या लिए हुए हैं सर में? हम लोग दामाद को ले जो है फल फूल इत्यादि 1700-1800 भार लेकर आए हैं। 1000 आदमी से उसको यहाँ आए हैं पधारने के लिए। हम लोग को नेपाल में भव्य मंदिर बन रहा है, आपको कितना उत्साह है? हम लोग को तो ही है, पूरे जनकपुर वासी मिथिला वासी को अयोध्या धाम के लिए जो मंदिर बन रहा है एकदम हर्षोल्लास है, एकदम खुशी है। भगवान के उपहार को लेकर मां जानकी के नगर से अयोध्या पहुंचे हैं और सबसे ज्यादा उत्साहित इस बात को लेकर है कि उनके दामाद भगवान राम का भव्य घर बन रहा है, जिसको लेकर तमाम वो उपहार जो एक बेटी की तरफ से आना चाहिए, जो एक बेटी के घर से आना चाहिए, वो यहाँ लेकर जनकपुर के लोग पहुंचे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।
और 26 जनवरी के बाद रात 12 बजे तक रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। इस बात की जानकारी चंपत राय ने दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक दर्शन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मंदिर खुला रहेगा। इसके साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की कि 26 जनवरी के बाद लोगों से अयोध्या आए। राम भक्त अपने गांव अपने घर में मनाए, इसके बाद दर्शन करने जाए। 22 तारीख को आप लोग तो इसी क्षेत्र के हो, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। 26 जनवरी के बाद आना, प्रतिदिन आना। हम भी कोशिश करेंगे कि आप जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे मंदिर बंद नहीं कराएंगे। हमारी भी कोशिश होगी, अगर 12 बजे तक भी दर्शन करने से पूरा होगा तो किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। इतनी बात जरूर है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि छोटे से बालक को 12 बजे तक जगा रखा है। धन्यवाद। और इस बीच में बड़ी खबर है, आपको बताते चले, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान पर संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कौशलेंद्र कुमार को मूर्ख और अज्ञानी बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मूर्ख होते हैं वही ऐसी बातें करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सनातन विरोधियों को अयोध्या आने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर जब पूछा गया कि क्या उनको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है, ये सवाल सुनते ही वो अनाप शनाप बोलने लगे। उन्होंने कहा कि ना तो किसी के बेटे की शादी है और ना ही किसी के पिता का श्राद्ध है। जो कोई न्योता देगा तो आपको सवाल सुनते ही उन्होंने साफ तौर पर अनाप शनाप बोलते हुए विभाग के मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि ना किसी के बेटे की शादी है ना ही किसी का श्राप है। और इसी को लेकर के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बियाह है? अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। और वहीं तपस्वी मंदिर के पुजारी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जेडीयू सांसद कौशलेंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू सांसद ने अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है। जेडीयू सांसद ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला को लेकर के अति निंदनीय और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि क्या किसी के बेटे का श्राद्ध है क्या कि निमंत्रण बांटा जा रहा है। इस तरह की भाषा का उपयोग जो है अगर करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यहाँ लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो अपने प्राणों से ज़्यादा जो है उनके प्रति निष्ठा रखते हैं। देखिए, वो जो मूर्ख है वो मूर्खी वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है। एनवाईटी एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भाई भगवान रामलला के जो भव्य कार्य हो रहे हैं इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपको निमंत्रित दे रहे हैं। ये निमंत्रण पत्र है। हमारे यहाँ हर छोटे छोटे काम जो होते हैं उसमें भी निमंत्रण पत्र भेजा जाता है और केवल ही नहीं कि मरनी करनी में ही निमंत्रण पत्र भेजा जाए। भारतीय विधायक दिलबाग सिंह के यहां ईडी की छापेमारी का आज तीसरा दिन है। ईडी की यह कार्रवाई अवैध तौर पर किए गए खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का है। हरियाणा के यमुनानगर में छापेमारी में कल ईडी ने 5 करोड़ रुपए जब्त किए थे। पूर्व विधायक के आवास से अवैध विदेशी हथियार, 300 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले थे और कल ईडी ने दिलबाग सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कराया है। बताया गया है कि आईएनएलडी पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह घर में ही मौजूद है। और उत्तर 24 परगना में ईडी की रेड के बाद संदेश खाली की घटना को लेकर 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। पहली एफआईआर ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई है जिसमें ईडी की रेड और उस पर हुए हमलों का जिक्र है, जबकि दूसरी एफआईआर मीडिया पर हुए हमलों को लेकर है और तीसरी एफआईआर
शाहजहां शेख के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कराई गई है, जिसमें शाहजहां शेख के घर में ईडी की टीम पर जबरन घुसने का मामला दर्ज किया गया है। क्या हुआ? और इस वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी बेहद आक्रामक है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग ही कर डाली और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर बरस पड़े। इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया, ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लगता है हमें देखने के बाद जो मीडिया रिपोर्ट वगैरह आते हैं तो उससे ये पूरा क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है। तो करप्शन की चार्जेस उनके ऊपर है, तो आगे आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सहयोग नहीं करते तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, करेंगे अरेस्ट। ईडी सीबीआई है इसके लिए। बंगाल में ईडी के एक्शन के बीच टीएमसी के नेता शाहजहां शेख ने केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई को धमकी दी है। शाहजहां शेख ने कहा कि ईडी और सीबीआई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। कल शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम रेड डालने पहुंची थी, जहां ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला किया था और अब शाहजहां शेख का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो खुलेआम ईडी और सीबीआई को धमकी देते दिख रहे हैं। शाहजहां शेख का वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। শুরু তথ্য পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণ বাল তো দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায় আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সবসময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और क्या कुछ कहा है वो सुनिए। राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। बड़ी जिम्मेदारी दी गई हीरालाल जी, आपका अपना अनुभव है विधायकी का, अब आपको मंत्रालय का अनुभव मिलेगा। ऊर्जा जैसा बड़ा महकमे की जिम्मेदारी आपको दी गई है, मोदी जी ने आप पर विश्वास किया है, क्या कहना चाहेंगे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, राजस्थान में ऊर्जा मंत्रालय एक बहुत बड़ा महकमा है और मुझे जो ये जिम्मेदारी जिस विश्वास के साथ मिली है इसको हम समझेंगे और राजस्थान में ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सोलर एनर्जी की यहाँ जो पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की क्षमता है तो राजस्थान में है और इनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और अधिक से अधिक उत्पादन करके और इसमें जो चीज़त है, जो घाटा है उसको कम करके इस विभाग को उभारने का प्रयास करेंगे। पहले मैं समझूंगा विभाग को और उसके बाद कहाँ इसमें कमियां हैं उनको कहाँ ठीक किया जा सकता है उसका प्रयास करके और इसमें सुधार की अगर संभावना है तो इस मंत्रालय में सबसे ज़्यादा है। उसमें हम निरंतर प्रयास करके कड़ी मेहनत करके और एक बार अधिकारियों से समझ करके इसको ठीक करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में राजस्थान में जो क्षमताएं हैं उनको हम प्रयास करके और ज्यादा से ज्यादा सोलर पर जाने का प्रयास करेंगे। कि आमजन की को सहजता से बिजली उपलब्ध हो और आमजन की उम्मीदों पर किस तरीके से सरकार खरी उतर सके, ऐसा कहना है राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का। हम भी शुभकामनाएं देते हैं, उम्मीद करते हैं कि हीरालाल नागर अपने इस चैलेंजिंग टास्क में कामयाब साबित होंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर।
प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 72 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। तड़के सुबह जारी हुई लिस्ट में 33 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं कई बड़े विभागों के मुखिया भी चेंज हुए हैं। चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा का तबादला करके उन्हें सीएम के संयुक्त सचिव के पद पर पोस्टिंग दे दी गई। इसके साथ ही 121 आरएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट भी जारी की गई है। इसके साथ 3 आईएएस उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कृषि व पंचायती राज विभाग के कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी और देवस्थान विभाग की आयुक्त कुमारी प्रज्ञा केवल रमानी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 72 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। एक 121 आरएएस अफसरों के तबादले। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के 24 घंटे के भीतर भजनलाल सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी की है। प्रदेश में 72 आईएएस और 122 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें 33 जिला कलेक्टर, 32 एडीएम और 82 एसडीओ शामिल हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले हैं उनमें 9 जिले भी शामिल हैं। 72 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। कल्पना अग्रवाल, पुष्पा सत्यानी, अजय सिंह राठौड़, गौरव अग्रवाल, चिन्मयी गोपाल, शुभम चौधरी, कमर उल जमान चौधरी, डॉक्टर भवनलाल, अंकित कुमार, डॉक्टर अरुण गर्ग, बालमुकुंद असावा, हरजीलाल अटल, आशीष गुप्ता, कानाराम, आलोक रंजन, लक्ष्मी नारायण मंत्री, सुरेश कुमार ओला, बचनेश कुमार अग्रवाल। राजस्थान में नई सरकार के बाद में नौकरशाही का नया चेहरा देखने की बात कही जा रही थी। सभी को इंतजार था कि तबादलों की सूची कब आएगी। पहली सूची में 72 आईएएस और 121 आरएएस को इधर उधर किया गया है। जो जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रशासनिक फेरबदल पूरी तरह से कर दिया गया है। निदेशक जल जीवन मिशन बाबूलाल गोयल, आशीष मोदी, अनिल कुमार अग्रवाल, रुक्मणी रियार, सिद्धार्थ गुप्ता, हिमांशु गुप्ता। वाणिज्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नमित मेहता, अविचल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद मीणा, वासुदेव मालावत। भारतीय उद्योग संवर्धन ब्यूरो नीलाभ सक्सेना, डॉक्टर खुशहाल यादव, सौरभ स्वामी। हथकरघा विकास निगम अंजलि राजौरिया, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, सीताराम जाट। पंचायती राज डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, जसमीत सिंह संधू। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी प्रताप सिंह, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, रोहिताश्व सिंह तोमर। उत्सव कौशल डॉक्टर गौरव सैनी, श्वेता चौहान, अवधेश मीणा, देवेंद्र कुमार, सुशील कुमार, अक्षय गोदारा। इसके साथ ही 6 एपीओ आईएएस अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। गौरव बुड़ानिया, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट ब्यावर। रिया डाबी, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट गिरवा। रवि कुमार, उपखंड अधिकारी भरतपुर। आवाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखंड अधिकारी भीलवाड़ा। जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, उपखंड अधिकारी अलवर। सालुखे गौरव रविंद्र, उपखंड अधिकारी माउंट आबू। इतना ही नहीं, 3 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। राजेंद्र भट्ट, एमडी आरएसएमएमएल, अतिरिक्त चार्ज। केएल स्वामी, एमडी भंडारण निगम लिमिटेड, अतिरिक्त चार्ज। प्रज्ञा केवल रमानी, आयुक्त टीएडी, अतिरिक्त चार्ज। सुधांश पंत के मुख्य सचिव बनने के बाद से ये पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। लिस्ट में साफ देखने को मिला है कि अच्छा परफॉर्म करने वाले अधिकारियों को बेहतर जगह पोस्टिंग दी गई है। इस तबादला सूची को अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया है और कहीं न कहीं एक मैसेज दिया गया है जो नौकरशाही है उसकी तरफ से कि प्रदेश के अंदर काम करने वालों को प्रमोट किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। लाल शर्मा पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के साथ मुलाकात हुई है। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के साथ मुलाकात हुई है। ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें।
और इंदिरा रसोई का नाम बदल गया है। नाम बदलने के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बदले नाम पर हो रही है सियासत पर यह रिपोर्ट हमारी देखिए। सरकार के बदलते ही राजस्थान में बहुत कुछ बदल रहा है। नई सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम भी बदल दिया है। इस योजना का कांग्रेस ने चुनाव में जमकर प्रचार भी किया था, लेकिन अब इस योजना का नाम बदल दिया गया है। योजना में से इंदिरा शब्द हट गया है और अब आप इस योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जान पाएंगे। हालांकि इस योजना के नाम की अदला बदली का खेल पिछली 3 सरकार से चला आ रहा है। वसुंधरा सरकार के समय इस योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना ही था, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही अन्नपूर्णा शब्द का स्थान इंदिरा ने ले लिया। अब एक बार फिर इंदिरा शब्द का स्थान अन्नपूर्णा को मिल गया है। हालांकि जिस भी सरकार ने नाम बदला, उनका तर्क हमेशा एक जैसा रहा है। सभी ने योजना में खामी बताई और नाम बदल दिया। वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। यह योजना हमारी परिकल्पना थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे महान नेताओं के नाम से परहेज है। इसीलिए उन्होंने नई योजना लागू करने की बजाय इस योजना का नाम बदलने का कार्य किया है। पूरा विश्व उसको अन्नपूर्णा माता मानता है, तो ये तो नाम सही है। अब कांग्रेस ने क्या है कि व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने आका को अपने एक पी बढ़ाने के लिए उन्होंने इंदिरा रख दिया, जबकि वास्तव में तो अन्नपूर्णा ही है। हालांकि कांग्रेस के समय ही इस योजना का विस्तार भी हुआ। रसोई की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 तक कर दी गई, लेकिन भजन लाल सरकार में अब इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने की योजना है। साथ ही श्री अन्नपूर्णा रसोई का विस्तार भी किया जाएगा। कोरोना काल में भी इस योजना से लाखों गरीब लोगों को फायदा हुआ था। वहीं बीजेपी सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का विस्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल नाम का विस्तार हुआ है। योजना के विस्तार का इंतजार जरूरतमंद लोगों को जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 अपने अहम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। आज शाम इसरो आदित्य L1 को अंतिम ऑर्बिट में स्थापित करेगा और ये मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। और अब आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचने वाला है। यह सन अर्थ सिस्टम की 5 जगहों में से एक है, जहां 2 पिंडों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करने की स्थिति में होता है। इस पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य का सटीक अध्ययन कर सकता है और कुछ समय पहले ही इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें भी ली थी। और कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। राजवर्धन सिंह राठौर ने गिनाई है प्राथमिकता। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाना प्राथमिकता बताई गई है। प्रदेश में निवेश पर विशेष फोकस रहेगा। MSME सेक्टर पर भी विशेष ध्यान रहेगा। मुझे मिले हैं मुख्यमंत्री जी की जो दिशा होगी इस राजस्थान के अंदर, जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे राजस्थान में आए। उसके लिए सभी अधिकारियों के साथ मिलकर, अलग अलग विभागों के साथ मिलकर, जिस तरह से केंद्र सरकार के अंदर अलग अलग विभाग जोड़कर एक टास्क फोर्स बनाकर सिंगल विंडो क्लियरेंस करने का काम ये निश्चय करा गया है। और राजस्थान के लोग जो कलकत्ता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, या जो दूसरी विदेशी कंपनियां हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, ये लक्ष्य लेकर काम करेंगे। साथ ही जो MSME सेक्टर है उनको भी पूरी तरह से राजस्थान सरकार किस तरह से सहयोग कर सकती है, उनके लिए सरलीकरण करने का जो काम होगा वो हमारा लक्ष्य होगा। यूथ से जुड़े हुए मेरे पास 2 विभाग हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और युवा मामले, जिसमें खेल भी शामिल है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के नौजवानों को हर तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, जिसमें खेल कूद, स्किल डेवलपमेंट और उसको नए तरीके से किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस तरह से दोनों डबल इंजन मिलकर राजस्थान के नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सकता है, इसके ऊपर पूरी तरह से चिंतन भी होगा और जबरदस्त रूप से।
और खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।